नावल जाने मुर्शद राइटर कशफ फयाज किस्त नंबर 12। दूर दराज सहरा में सूरज अपनी पूरी ताप से निकला सबके सामने नडर खड़ा था। आबाई सिंध के इलाके में दूर इस हवेली का ताज खड़ा नजर आता था। मरमर की हवेली, दुखे व दिल वालों की हवेली, बहुत सी कर्बनाक कहानियों की यादगार हवेली, आधे अधूरे किरदारों की हवेली। क्या था जो इस हवेली से न जुड़ा था। अभी जरगे से वापसी पर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था। वाइट ड्रेस, शर्ट पर वाइट पैंट पहने, साथ ही वाइट जॉगर्स और ब्लैक ग्लासेस में वो काफी हद तक खुश शक्ल दिखाई दे रहा था, मगर चेहरे पर संजीदगी थी, दिल खाली था। अब्बा हजूर उठ गए क्या? सामने से आती मुलाजमा को उसने रोक कर पूछा। जी साहब, अभी नाश्ते से फारिग हुए हैं। जवाब देते मुलाजमा किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि वो अब हवेली के निचले पोर्शन में बने एक तवील कमरे की तरफ बढ़ गया। अली असगर खान बेड से टेक लगाए काफी बीमार हाल दिखाई देते थे। उनके साथ ही बेड पर उनके दाएं साइड हाइका वहाज बैठी थी, जबकि जुमार शौकत और उनकी जोजा असगरीन बेगम दीवार के अकब में बिछे एक जहाजी साए सोफे पर विराजमान थे। जासम ने दाखिल होते सबको इज्तिमाई सलाम किया और सिंगल सोफे पर जा बैठा। चेहरे के तासरात नरम थे, मगर मुस्कुराहट का शायबा तक ना था। अब्बा हजूर, कैसी है आपकी तबीयत? वो अब उठकर उनके पास जाने लगा था। नरमी से उनका हाथ अपने हाथों में थामे वो फिक्रमंदी से कह रहा था, ठीक हूँ बेटा, पहले से बेहतर। वो नीम आवाज में कह रहे थे। चेहरे समेत हर अंदाज से कमजोरी झलकती थी। कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई बात कहना चाहते हों। अस्क्रीन बेगम ने बेइख्तियार परेशानी से जुमार शौकत को देखा तो इन्होंने तसल्ली बख्श अंदाज में पलके नीम वा की। खैरियत है क्या? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जासम ने नासमझी से अपने चारों ओर देखा, जहां दम सादे सब उसे ही देख रहे थे। जासम खान, तुम अपने बाप की कितनी फर्माबरदारी कर सकते हो? उठकर तकिए के साथ टेक लगाते इन्होंने जासम से कहा, एक हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था। अब हुक्म करें अब्बा हजूर, ये कैसी बात करते हैं? वो बेचैन हुआ था। हुक्म है ना, अब हुक्म नहीं चलता इस सल्तनत के शहजादे के आगे तो बिल्कुल नहीं। वो काफी थके अंदाज में कह रहे थे, जो अपनी बात मुकम्मल करते आंखें मूंद गए थे। मैं शहजादाबाद में पहले आपका साहबजादा हूँ अब्बा हजूर। वो अब गौर उनके चेहरे के तासरात देख रहा था। जासम की बात पर इन्होंने आंखें खोलकर उसे देखा और हल्की सी मुस्कान ने उनके चेहरे का अहाता किया। बाकी सब सिर्फ कार्रवाई देखने पर ही इक्तफा किए हुए थे। शादी कर लो जासम, तुम 31 के हो गए हो और कितना इंतजार करवाना चाहते हो हमें? वो अब बेबसी से कह रहे थे। आंखों में एक उम्मीद थी, एक आस थी, जैसे वो इनकार नहीं करेगा। आप मुझे सिमा मर्जा लाकर दे सकते हैं अब्बा हजूर? उनके हाथ पर अब गिरफ्त हल्की होती जा रही थी, जैसे वो अब थक चुका था इस जंग से। जासम खान, वो कोई शय नहीं है जिसकी ख्वाहिश पर हम उसे तुम्हारे कदमों में ला ढेर करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम अपना फैसला बदलो। जुमार शौकत ने कदरे गुस्से से बात का आगाज किया था, जिस पर असगरीन बेगम उनका बाजू पकड़े नरमी का इशारा दे रही थी। किसने कहा है कि मेरे कदमों में डेर करे? वो शहजादी है, उसकी जगह यहाँ है चाचा जान। उसने इशारे से बाएं जानब दिल के मुकाम पर उंगली रखी। दोम के ये नामुमकिन चीज़ों पर वक्त बर्बाद नहीं करते। और आखिरी बात, जासम खान इस फैसले को बदलने का हक ही नहीं रखता, क्योंकि दिल के फैसले दिमाग के फैसलों से कदरे मुनफरिद होते हैं। अपनी बात मुकम्मल करते वो अब अली असगर खान का हाथ नरमी से जैसे पकड़ा था वैसे ही छोड़ चुका था। एक नज़र सब पर डाली, जहां सब उसे अफसोस भरी नज़रों से देख रहे थे। इन पर डालते वो बाहर चला गया था, जहां सब उसका इम्तहान लेना चाहते थे, जिनमें वो अजल रोज से हारा हुआ था। बाज़ फैसलों का हक हमारे पास नहीं होता, और बाज़ का होने के बावजूद हम फैसले गलत कर डालते हैं, और यही ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती होती है। जासम की एक कहानी का इख्तिताम यहीं पर होना था, कदरे अफसुदा मगर बेहतर। तुझसे दूरी का दुख तो है बहुत, लेकिन तेरी कुर्बत में असबाब कहाँ से लाऊं? आज के रोज कराची की सुबह कदरे सुस्त रवि से हुई थी। दुनिया अपने मामूल के मुताबिक अपने दिन भर के कामों में मसरूफ थी। पोर्ट कासम के अकब में बने एक खूबसूरत से ऑफिस के अंदर इस वक्त रुबाज के साथ सफान और ध्यान बैठे थे।
जिन्हें आज रुबास अहमद ने वलीमा सरमनी की खुशबरी देने बुलाया था। ध्यान साइड सोफे पर बैठा कदरे उलझा सा लगता था, जबकि सफ़ान मामूल के मुताबिक कोकेन हाथ में पकड़े, कानों में हेडफोन्स अरीसे, एक टांग सामने पड़े शीशे की टेबल पर रखे मोबाइल में गुम था, दुनिया से बेनियाज, अपने आप में मगन। सफ़ान हमेशा इंसाफ में मुनफरिद दिखाई देता था। रुबास और इसकी हरकत में 19-20 का फ़र्क था, मगर आज रुबास काफ़ी सुबर समेत शरीफ भी दिखाई दे रहा था। तुझे अपनी शादी के सारे फंक्शन करने चाहिए रुबास, ध्यान ने सिलसिला कलाम जोड़ रखा था। अमन के मुताबिक वो ज़्यादा हलचल नहीं चाहती ना, इसलिए एक हाथ से सर खुजाते उसने कदरे शर्मिंदगी से कहा। काफ़ी देर से उनके दरमियान बहस जारी थी। तो दोस्तों से ज़्यादा बीवी का असीर हो गया है। हम कब से कह रहे हैं फंक्शन हम अरेंज करेंगे अपनी तरफ से, तू शोर शराबा भी लड़के के घर में होगा ना। सफ़ान ने हैंडफ्री उतारकर कदरे खुफगी से रुबास की जानिब देखा, जिस पर वो गहरा सांस बढ़कर रह गया था। अच्छा ठीक है, अर्श को आने दो, पता नहीं इतना लेट क्यों हो गया है। घड़ी सामने करते रुबास ने टाइम देखा, उसके कहने पर ध्यान ने साइड बदली। शायद वो ना आए, क्या वो नाराज था? नहीं, वो दोस्तों से नाराज नहीं होता था। ध्यान ने अपनी सोचों को झटकते इधर उधर नजरें घुमाते अतराफ का जायजा लेने लगा। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और अर्शमान अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, जैसे बरसों की मुसाफत तय करके आया है। चेहरा जर्द और थकान ज़दा था। ब्लू सूट बूट पहने वो अंदर दाखिल हुआ तो रुबास ने सुख का सांस लिया। पहले सफ़ान और फिर रुबास उससे गले मिले। यारों की आदत थी, दिन में 10 बार भी मुलाकात होती तो उसकी शुरुआत और इख्तिताम गले मिलकर होता था। अर्श ने कदम ध्यान की जानी बढ़ाए, जो शर्मिंदा सा सर झुकाए खड़ा था। उसके आगे बढ़ते ही वो गले मिला। ध्यान ने मिलते दौरान गिरफ्त एक गैर महसूस अंदाज में सख्त की। हल्की सी सरगोशी में सॉरी कहकर पीछे हटा। अर्श के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, मगर उससे अलग होते ही वो संजीदा दिखाई देने लगा। एक नरम नज़र उस पर वार करते वो ऐसा तासुर दे गया था, जैसे सब ठीक हो, पहले जैसा, जो अब कभी नहीं होना था। मैं सोच रहा हूँ हम सारे साथ ही शादी करते हैं, खर्चा कम होगा। सबके बैठते ही सफ़ान ने कोक को उछाल कर डस्टबिन में फेंका और बोंगी छोड़ते इन सबको देखने लगा। ये मुबारक सोचे अपने तक ही रखा कर सफ़ान, आधे से ज़्यादा खाना तो तूने ही खान जाना है। मैं मेन्यू बढ़ाने की सोच रहा हूँ। रुबास ने घूर कर ज़्यादा खाने पर चोट की तो सफ़ान हना करके रह गया था। तो यानी डेट फाइनल हो गई आखिर? अर्श ने पूछा तो रुबास ने चंद एक कार्ड्स उनकी जानी बढ़ाए, जिन्हें सबसे पहले सफ़ान ने उठाया था। हाँ, ओ माई गॉड। हाँ 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 हाँ, तेरी शादी हो रही है। बेयकीनी ही बेयकीनी लिए सफ़ान कार्ड को अपने सामने किए। इस पर रुबास का नाम देकर लूट-पोट का शिकार था। उसके अंदाज पर बाकी दोनों भी हंसने लगे थे, जैसे रुबास कोई अनोखा काम करने लगा था। इन सब के बीच में बैठे इसे इस वक्त अपना एक गधे से कम नहीं लगा था, जहाँ कह के लगाते चेहरों के बीच वो बेयारो मददगार बैठा अजनबे से उनके मुंह देख रहा था। अच्छा बस भी करो अब, मेरी शादी है। तुम तो लोग जलकर हंस रहे हो, वो भी पीछे रहने वालों में से नहीं था। ना जिगर ना ना, लोग रोता है जलकर, हम तो सदमे में हैं। दी ग्रेट रुबास अहमद शादी करने जा रहे हैं। सफ़ान ने उसके मुंह की वीडियो बनाते कहा, जो अब खुफगी से अर्श को देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो तुम भी। अर्श ने सफ़ान को चुप करवाया था, जो बाकायदा दुल्हन की रुखसती के गाने सिलेक्ट करने लगा था। बकौल उसके रुबास इस ग्रुप से रुखसत होने वाला था, जबकि दूसरी जानिब बेचारगी लिए बैठा रुबास अपनी ज़िंदगी में कई गलतियों पर पशेमान था, जिनके सदके ऐसा नमूना उनकी जोलियों में डाला गया था। तेरी शेरवानी मेरी तरफ से होगी रुबास, खुले दिल से सफ़ान ने उसे शेरवानी की ऑफर की थी, जिस पर वो उछल कर सीधा हुआ। ना ना मेरे बाप, तो ये कदीम एहसान ना फरमाए, मुझे रुबास से रोबी बनने का शौक बिल्कुल नहीं है। दोनों हाथ की ताली मारकर रुबास ने उन्हें जोड़े सफ़ान से माफ़ी मांगी थी, जिस पर एक बार फिर छत फाड़ कह के फजा में खुले थे। सफ़ान के गिफ्ट का मतलब वो अच्छे से जानते थे और रुबास उसकी हर नवाजिश से वाकिफ था। मेहंदी का रस्म मेरी जानिब से होगा रुबास, आई होप तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ध्यान ने कदरे रिलैक्स अंदाज में कहा था। अब की बार सब ने अर्श को देखा, जैसे अब उसकी बारी हो। हाँ हाँ, वलीमे का मैं दूंगा, ऐसे तो ना गुड़ो। उनके किन्ना तोस नजरों को खातिर तवाजी में लाते अर्श ने भी गड़बड़ा कर ऑफर की। हम ठीक है, मगर तुम में से किसी ने कोई गेम खेली ना, तो मेरे साथ तो बदले पूरे उतारूंगा।
लुबास ने वार्न करने वाले अंदाज में कहकर उनकी जानिब देखा, जो अब तसल्ली बख्श अंदाज में उसे देखकर हंस रहे थे। वैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ सफान, लुबास ने उसकी शरारत भरी आंखों को देखकर गुस्से से कहा, यही कि तू जल्द बूढ़ा होने वाला है। सफान का अंदाज नाक से मक्खी उड़ाने वाला था। गलत, मैं सोच रहा हूँ तुझे लड़की कौन देगा। अफसोस से सर झटकते लुबास ने कदरे तंगी से कहा, जिसका जहन अभी भी शरारत का सोच रहा था। इतना तो लुबास को पता चल चुका था कि अब उसकी शादी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकेगी। हवेली वाले देंगे लुबास, सफान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ टांग पर टांग जमाते कहा, जिस पर इन तीनों ने ना समझी से उसे देखा। कौन हवेली वाले? अर्श ने सरसरी सा पूछा। उसे सफान का अंदाज खटका था। जासम खान की हवेली वाले और कौन? हरनोज उसी पोजीशन में बैठे। सफान का अंदाज काफी रिलैक्स था। उसका कहना था और ध्यान के चेहरे की रंगत तब्दील हुई थी, सफेद लट्ठे की मानिद। उसे किसी गहरी खाई से सफान की आवाज सुनाई दी थी। इर्द गिर्द का माहौल बोझल हो चुका था। पूरा ऑफिस खामोशी में नहा सा गया था। इस खामोशी को ध्यान के तेज होते नफ्स ने तोड़ा, जब वो तीनों परेशानी से उसकी जानिब लपके थे। वो एक हाथ ऊपर उठाए इन्हें सब ठीक है का इशारा दे रहा था, मगर वो ठीक नहीं था। उसका तनफ़्फ़ुस मज़ीद तेज़ होते उखड़ने लगा तो अर्श ने बमुश्किल उसके लबों से पानी का गिलास लगाया। चंद एक घूंट पीने के बाद उसकी हालत में खातरनवा कमी वाक़या न हुई तो ध्यान का हाथ बेसाख्ता अपने पॉकेट की तरफ गया। उसके टटोलते अंदाज पर रुबास ने उसकी जेब चेक की तो उसे अस्थमा के पेशेंट का मास्क दिखाई दिया। पंप को पकड़ते ध्यान ने जल्दी से मुंह की जानी बढ़ाया, जैसे जिस्म सांस छोड़ने वाला हो, इर्द गिर्द सब खत्म होने को आया हो। चंद लम्हे के बाद वो नडाल सा सोफे की पूंछ से सर टिकाए हुए था। हालत में खातर तो बेहतरी आई थी। चंद साने गुजरे थे कि वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही वो सब भी खड़े हो चुके थे। बगैर किसी की जानिब देखे वो सीधा ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इससे कबर इनमें से कोई उसके पीछे आता। वो एक पल को ठहरा। मैं चला जाऊंगा, पीछे मुड़कर कहते वो पलट कर ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। किसी ने उसके पीछे जाने की कोशिश न की थी। सुफान कदरे ताजुब से दरवाजे को देखता रहा। जब अर्शमान उसके सर पर अन पहुंचा, ये क्या बकवास की थी, एक एक लफ्ज चुबा कर कहते वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैं सच, बस करो ये सब। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने जिंदगियों को? ये कोई खेल तमाशा है क्या, जिसका जो दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा कुछ भी कर गुजरेगा? अब की बार अगर तुम तीनों में से किसी को भी नुकसान हुआ तो मैं जान से मार डालूंगा तुम सबको। सफ़ान की बात बीच में काटते ही वो तैश के आलम में सब्र के आखिरी पैमाने पर खड़ा था। अर्श, मैं तंग आ चुका है। अर्श बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। मारे जब्त के वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा था, जैसे सब कुछ हार के अपना सब कुछ वो कहीं दूर छोड़ आया हो, इस दुनिया से बहुत दूर। ऐसा सोच भी कैसे लिया तूने सफ़ान? तू कैसे भूल सकता है ध्यान की हालत को? वो ठीक नहीं है। हम में होने के बावजूद वो हम में नहीं रहा। वो हमारा दोस्त इस दिन ही सब कुछ छोड़कर चला गया था। जिस दिन लुबाबा गई थी, वो जिसको हम देखते हैं वो एक पत्थर है, बेजान पत्थर, जिसके जज्बात सारे दूर जा सोए हैं। मेरा दिल फटने को आ जाता है जब मैं उसकी अबतर होती हालत देखता हूँ। आज भी वो अपनी एक एक सांस का मोहताज है सफान। बगैर कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी तूने? वो उसकी जानिब से रुख फेर चुका था। एक हाथ की मुट्ठी बनाए चेहरे पर टिकाकर दूसरा सोफे की पुष्ट पर फैला रखा था। लुबास खामोशी से खड़ा कदरे अफसोस से असफान को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। मैंने मजाक हरगिज नहीं किया। हवेली का मतलब इस घर की औरत ही लूंगा मैं। वो ऊंची आवाज में कहता। पहले वाला सफान नहीं लग रहा था। हमेशा रहने वाली शाहद कहीं दूर जा सोई थी। क्या मतलब? हवेली की औरत लूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कब से बैठा रुबास बोल उठा था। मेरे दोस्त की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनके झूठे गरूर ने खराब की है। मैं शादी करूंगा और हल हाल में करूंगा, और जिसे करूंगा वो इस घर की ही औरत होगी। वो रुख फेर कर खड़ा हो चुका था। और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर इस हवेली में कोई औरत ही ना हुई तो? उसके सठियाए हुए दिमाग को लिए रुबास ने तंजिया लहजे में कहा था, तो जासम की फूफी से कर लूंगा। अब खुश? रुख फेरते सफान ने गुस्से से कहा, जैसे वो सब जानता था। वो दोनों सिर्फ उसका मुंह देखते रह गए थे, जो अब आंधी तूफान की तरह ऑफिस का दरवाजा पार कर गया था। ये मंजर जहां जेब विला का है, जहां इस वक्त वो तीनों सर झुकाए खड़े थे,
जिनमें सबसे ज्यादा झुका सर सफान का था, जबकि अशमान के दिल पर ठंडे पानी की फवारें बरस रही थी, क्योंकि इस वक्त सफान जहाजेब की पूरी क्लासिकल क्लास लगाई हुई थी, जहां पर जहाजेब साहब आंखों पर चश्मा टकाए अपने सपोत को देख रहे थे। तो तुम अब बड़े हो गए हो? इन्होंने कदरे ताजुब से पूछा। जी। सर झुकाए ही सफान ने मंडी हिलाकर मुंह से जवाब दिया। काफी देर से इज्जत अफजाई होने के बावजूद भी वो किसी खास किस्म के डीठ आदमी की तरह हवेली से शादी पर बजिद था। मैं जब पूछती थी कि बेटा कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन ये कहकर टाल देता कि इसे ऐसे काम नहीं आते। और आज ये माँ बाप के सामने तनकर खड़ा हो गया है। उसकी वालदा पीछे गई घुटनों से रोई जा रही थी, जैसे उन्हें अपने साहबजादे से ऐसी उम्मीद ना थी। माँ, मैंने कब कहा है कि मुझे पसंद है? अच्छी खासी आंखें खोले, अब वो माँ की दहाई सुन के रह गया था। रुबाज के होंठ मुस्कुराहट में डले, मगर वो बर वक्त उसे छुपा गया। इन्हें काफी मजा आ रहा था, ऐसा मौका भी जिंदगी में पहली बार हाथ लगा था। तो फिर क्या करते फिर रहे हो तुम? पसंद भी नहीं करते और शादी भी करनी है? क्या समझू मैं फिर ये सब? नाक से ऐनक दुरुस्त करते इन्होंने उकता कर कहा। हाँ अंकल, ये कल भी कह रहा था कि ये अपना फैसला हरगिज नहीं बदलेगा, और अगर जासम की फूफी से भी शादी करनी पड़ी तो ये हर हाल में करेगा, क्योंकि मकसद हवेली की औरत को लाना है। सफान के ना बोलने पर अरशमान ने अगली दलील पेश की, जो वो कब से कर रहा था। उसके अंदर की शर्म खत्म हो चुकी है बेटा, बाकी मसला कोई नहीं। हम उसकी उम्र के होते थे तो अपने बुजुर्गों के सामने भी शर्मो हया का दामन कभी नहीं छोड़ते थे, मगर अफसोस कि ये हमारी औलाद है और इंतहाई डीठ किस्म की औलाद है। उनके कहने की देर थी कि सफान का मुंह रोने वाला हो गया था। काफी घंटों से उसकी शान में कसीदे पड़े जा रहे थे। देखें, आप सब लोग मुझे शर्म दिलाने की कोशिश ना करें। और बाबा जान, मैं कह चुका हूँ कि मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता, लिहाजा आगे का सोचें। मैं पीछे नहीं हटने वाला। अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब जहांजेब साहब का हाथ अपनी चप्पल पर गया था। अरशमान और अब्बास मुंह खोले उसे लाउंज से भागता हुआ देख रहे थे, जो अब वहां से फरार हो चुका था। सफान जहांजेब नहायत डीठ वाकया हुआ था। ये बात तो वो दोनों भी अपने जहन में बिठा चुके थे। कल उसकी वजह से इन सब के मूड खराब हुए थे, मगर आज बगैर उसे बताए अरशमान समेत रुबास ने सुबह के वक्त ही जहांजेब हाउस में छापा मारते सारे राज वाद साहब के सामने ही फाश कर डाले थे। लेकिन ध्यान को इस सब से दूर रखा गया था। सफान को इनसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। अशमान तो आंधी तूफान की तरह उसके घर में दाखिल हुआ था, जबकि दरवाजे के पास खड़ा सफान अरे अरे करता रह गया। जब रुबास अंदर बढ़ा और उसका कंधा थपथपाते अशमान के पीछे ही चलता गया, लेकिन आंखों में सफान के लिए तरस था, जिसकी समझ उसे अब आई थी। वो नहीं जानते थे कि इतने अरसे बाद इस हवेली के मकीनों से सामना करना कैसा होगा, मगर सफान की जिद के आगे उन्हें ये काम करना पड़ रहा था, जिसका नतीजा तो ये सब करने के बाद ही आना था। सुबह की छनछनाती धूप ने माहौल को पिघला रखा था। सिंध का इलाका कराची के मुकाबले में काफी गर्म था, जहां मरमर हवेली के तमाम मर्द मर्दान खाने में बैठे थे। बड़ा सारा मर्दान खाना, जिसके अंदर एक साइड लगे सोफों पर अली असगर खान बीमार हाल बैठे थे, जबकि उन्हीं की दूसरी जानिब जमार शौकत और साइड पर टिका जासम खान किसी गहरी सोच में गुम था। उसी के मुकाबिल दूसरी जानिब पड़े सोफों पर जहांजेब साहब एनक ठीक करते उनके जवाब के मुंतजिर बैठे थे, और साथ ही मलक साहब और अमीर बिरजा बड़ा जमान थे। और बाएं साइड पर पड़े दो सिंगल सोफों पर अशमान और रुबास अपने सामने बैठे सुफान को घूर रहे थे, जो उनकी गोलियों का खातर तो असर लिए बगैर पूरे मर्दान खाने का जायजा ले रहा था। कितने सोफा सेट हैं, कितने टेबल हैं, आर पार के मुलाजमों की तादाद कितनी है, खाने में कितने लवाजमात पेश किए गए हैं, मर्दान खाने की दीवारों पर कौन सा रंग है, हत्ता के छत की सीलिंग में कितने अंदाज के फूल बनाए गए हैं। इसे सब उंगलियों पर जुबानी याद हो चुका था। तभी जमार शौकत बड़े भाई की तरफ झुके और सरगोशी से अंदाज में कुछ कहा, जिसे सुनते इन्होंने जासम के कान में अपनी बात गोश की तो वो मैदान से बाहर निकल गया। वहां पर बैठा हर फर्द अजनबे से उनको दिख रहा था। जब कुछ ही देर में जासम वापस आया और हाँ में सर हिलाते अपनी जगह पर टिक गया। अली असगर खान ने उसके हाँ वाले अंदाज में हल्का सा गिला खनकार कर बात का आगाज किया। हम नहीं चाहते कि एक बार की जाने वाली गलती को दोबारा दोहराया जाए। हम अल्लाह के हिफ्ज़ो मान में अपनी बच्ची को आपके बच्चे के निकाह में देने को तैयार हैं, मगर हमें यकीन दिलाया जाए कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं दिया जाएगा। उनके चेहरे पर फिक्र थी।
किसी ज़माने के गुले गम एक बार फिर याद आए थे। पिछली बात को बुलाकर हमने उसका आगाज़ किया था। हमने किसी बदले के ज़ेर असर ये सब नहीं किया। आप यकीन रखें। जहाँ ज़ेब साहब ने तहम्मुद से कहा तो जमार शौकत के चेहरे की बुझी जोत एक बार फिर रोशन हुई। अलबत्ता अली असगर खान के चेहरे पर इत्मीनान फैला था। माहौल में मुबारकबाद की आवाज़ें गूंज उठी थी। सब ने एक दूसरे को यकीन दिलाया। अर्श ने ध्यान को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था। वो यहाँ नहीं आया था। ये जगह उसके लिए किसी खौफ से खाली ना थी। किसी ने उसे तंग भी ना किया था। चूंकि निकाह आज ही होना था, इसलिए कुछ ज़रूरी लोग मौजूद थे। अर्शमान ने एक बार फिर सुफान को घूरा, जो सबकी नज़रों से छुपकर उसे दांतों की नुमाइश करवा गया था, जबकि रुबास आंखों ही आंखों में शाबाशी दे रहा था। बाकी उसकी खातर तवाज़ी का तो वो लोग वापसी पर उधार छोड़ चुके थे। निकाह के चंद बोल काजी ने इस लाल लिबास में सजी लड़की से पूछे थे। वो अदा हुए, फिर दुआ के लिए हाथ उठे। उसने हाथ उठाए पर मांग कुछ ना पाई थी। और बस फिर जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। सब कुछ बदल गया था। सिर्फ चंद लम्हों में कितने रिश्ते नए हुए थे और कितने पुराने बेगाने लगे थे। सिर्फ चंद लफ्जों का खेल था और जिंदगी भर का सफर जो कुछ पलों में खेला गया था, उसे आज ही की तारीख में हवेली से रुखसत किया गया था। शादी रस्मों के खिलाफ थी, इसलिए अली असगर खान की गुजारिश पर रुखसी अरेंज हुई। कुछ इन्होंने मान ली थी, कुछ उनकी मान ली गई थी, और काम तरीके से हो गया था। क्या था जो अगर ये सब पहले ही इस तरह निपटा लिया जाता, ना दिल टूटते, ना घर बिखरते, ना जिंदगियां उजरती। सब हो जाता, सब पास होते, सब साथ होते। वो सब वापसी के लिए गाड़ियों में बैठ रहे थे। अफराह को सफान की गाड़ी में बिठाया गया था। पिछली नशिस्त का दरवाज़ा सफान ने खुद उसके लिए खोला था। न तमीज़ इस बंदे में थी, न शर्मो लहाज का गुजारा उसके पास से हुआ था। इससे पहले वो साथ ही खुद बैठता, अर्श ने उसे पकड़कर अपनी जानिब घुमाया और अपने साथ चलने का कहते एक साइड पर लेकर गया। सब रुखसत होने के से अंदाज में खड़े आपस में बातें कर रहे थे, जब अर्श उससे हटकर थोड़ा दूर लेकर आया, जहां पर रुबास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था, मगर उन्हें अपनी जानिब आधा देकर फोन बंद करके जेब में डालते उस जानिब मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ, यहाँ क्यों लाए हो? ओ तो मुझे मारना चाहते हो? चिच। अफसोस, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर पार सारे मेरे अपने बंदे हैं। सफान ने बगैर उनकी सुने अपनी सुनानी जरूरी समझी थी। बकवास बंद कर और मेरी बात गौर से सुन। अगर तेरे इस ज़हन में कोई खन्नास बड़ा है तो उसे अभी ही निकाल फेंक, और खबरदार, अर्श ने उंगली उठाते वार्न किया, तूने उस पर कोई जुल्म किया, मैं तेरा गला दबा दूंगा, समझा? तब कर कहते आसमान किसी और ही टोन में लग रहा था। आहा, मैं तो जाते ही उसे खाई में फेंक दूंगा ना जैसे। सफान ने तन कर कहते उसकी गोलियों पर नाक से मक्खी उड़ाई थी। तो फेंक के जाएगा कहाँ बेटा? वो लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। इधर सफान कुछ कहता, उधर अर्श का मुक्का उसके मुंह पर पड़ता। जहां भी जाऊं तेरी बला से, लेकिन अभी मुझे जाने दे। बगैर किसी बात की परवाह किए उसे जाने की जल्दी थी, जहां बाकी सब गाड़ियों में बैठ रहे थे। खबरदार, हमारे साथ बैठ कर जाना जलील इंसान। तुम्हारे ससुरालियों ने टांगे तोड़ देनी है तुम्हारी, अगर उनकी लड़की के साथ ज्यादा चिपकने की कोशिश की तो। रुबास ने मुड़कर वापस जाते सफान को अपनी जानिब घुमाकर डराने वाले अंदाज में कहा, सारी नसीहतें आज ही कर लो तुम लोग। मैं बिस्तर बिछाकर यहीं नीचे बैठ जाता हूँ। सफान तप गया था, जबकि वो दोनों मुंह पर हाथ रखे संजीदगी से हंसने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो हमारा फर्ज बनता है तुझे समझाना। वो देख कितने मोटे गार्ड्स हैं उनके, और जरा मूछे देख इनकी। हमारी तीनों की इकट्ठी इतनी नहीं जितनी उस एक की है। रुबाज की बोंगी पर अर्श भी उसे गूंडना नहीं बोला था, जो अब खुद ही दांत दबाए हंसती रोकते रुख फेर कर खड़ा हो चुका था। तो भी तुझे भूल गया है शायद, तेरी बारात का जोड़ा मेरे अंडर है, इसलिए मुझे खफा करने से पहले सोच लेना, आई समझ? सफान एक फातियाना सी हंसी हंसकर ये जा वो जा, जबकि पीछे वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे। सफर काफी लंबा था, जो आधे से ज्यादा कट चुका था। सफान पिछली सीट पर कानों में हेडफोन्स अड़ी से मोबाइल में गुम था। ड्राइवर का कार कर रहा था, जबकि उसके साथ ही फ्रंट सीट पर ब्लैक ड्रेस शर्ट में उसका पर्सनल गार्ड चौंकाने से अंदाज में बैठा था। सड़क पर एक लंबी कतार में उन लोगों की गाड़ियां रवा थी। उसके साथ बैठी अफराह अब तक रोने का शुक्र फरमा रही थी, और इसी बात से बेनियाज वो अपने मोबाइल में गुम था। बैटरी डेड होने के बायस मोबाइल ने उसे खैर आबाद कहा तो सफान ने गंदा सा मुंह बनाकर उसे ड्रेस कोट की पॉकेट में अरीसा,
और हेडफोन कान से निकाले जब उसे सूं सूं की आवाज सुनाई दी। एक पल को तो उसे लगा कि शायद उसके कान बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उसके साथ बैठी लड़की थी, जिसका चेहरा सफेद रंग की चादर से मुकम्मल ढका था, जिसे उसने घूंघट की तरह ले रखा था। मसलसल हथेलियां आपस में रगड़ते वो डरी हुई लगती थी। उसे रोता देखकर वो लम्हे में सीधा हुआ और फिर सोचने के से अंदाज में बालों में हाथ फेरा। क्या मैंने कुछ कहा था? सोच सफान बैठा सोच, ये तो रो रही है, सबको लगेगा मैंने उसे कुछ कहा है। ना, मैं क्यों किसी से मुंह लगाऊंगा, वो भी बिला वजह। सर झटकर उसने रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। क्या पता लड़कियां रुखसत होते हुए ड्रामाई अंदाज में रोती हैं, लेकिन ये असल में रो रही हो। पूछ ले यार, क्या पता कहीं दर्द हो रहा हो। अपनी सोचे झटकते वो एकदम से सीधा हुआ। हम आपको कहीं दर्द है क्या? गला खनकार के उसने बड़े मोजिज तरीके से पूछा था। जवाब की बजाय उसे मजीद रोने की आवाज आने लगी। वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ और अपना रुख मुकम्मल उसकी जानी मोड़ा। जब रोते रोते हिचकियां बढ़ने लगी थी। क्या हुआ है? उसका लहजा नरम था, मगर अफराह के दिमाग में अब तक उसका इमेज कुछ डांट टाइप का बना था, जिसे उसने देखा तो नहीं था, मगर आवाज काफी बारी मालूम हो रही थी। उसके जवाब न देने पर सफान ने उकताकर उसके चेहरे से चादर हटाई, जो एकदम से बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे देखने लगी। वो नैन कटोरे इस वक्त आंसुओं में डूबे थे और चेहरा रोने की वजह से गीला था, मगर मेकअप अब भी वैसा ही था, तरोताजा, साफ शफाफ। जिस लड़की से निकाह की खातिर वो सबसे लड़ पड़ा था, उसका चेहरा उसने अभी देखा था। वो छोटी थी, इससे तो काफी छोटी थी। वो सोचने पड़ गया कि उससे बेटा कहे या बेगम, मगर उसकी नौबत नहीं आई थी। जब वो मारे डर के गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपक गई और साथ ही गर्दन को दाएं बाएं जबनिश देते मुसलसल नफी में सर हिलाने लगी। आगे होकर बैठो, दरवाजा खुला तो नीचे गिर जाओगी। उसे दरवाजे के साथ चिपकता देखकर सफान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ा, जिस पर वो करंट खाकर आंखें बंद कर गई। क्या वो इससे डर रही थी? मगर क्यों? तो आगे हो, उसने वो गौर उसका चेहरा देखते कहा, मगर वो सुन कहाँ रही थी, वो तो रो रही थी। मैंने कहा आगे हो, ऊंची आवाज में कहते सफान ने उसका बाजू झटका तो वो एकदम से झूलकर सीधा उस पर आई थी। बेहोश यानी होशो हवास से बेगाना, पर उसने तो कुछ नहीं किया था। सफान के 14 तबक रोशन हो चुके थे। एकदम से सीधा करते वो उसका चेहरा थपथपाने लगा, जो पूरा वजन उस पर डाले खुद खौफ से ठंडी पड़ रही थी। वो रह रहकर खुद को सलवाते सुनाए जा रहा था। क्या जरूरत सी सख्ती से बोलने की? हाय मेरा क्या होगा? मुझे तो सबने शर्म दिला दिलाकर मार डालना है। उठो लड़की, नाम क्या था उसका? पता नहीं क्या बोला था मौलवी ने। फरी नहीं फरा। हाय सफान, तुझे बीवी का नाम नहीं आता? डूब मर शर्म से। हड़बड़ा कर न जाने वो क्या क्या कह रहा था। एक वो थी जो बेहोश हुए हाथ पैर ठंडे कर बैठी थी। हे गर्ल उठो, क्या हुआ? उसके हाथ मुसलसल मिलते वो उठाने की नाकाम कोशिश में खुद भी पसीने से लथ चुका था। गाड़ी में एसी के बावजूद उसकी पेशानी अड़क आलूद थी। एसी ऑफ करो खादम, ड्राइवर को कहते उसने अफराह को सीधा करके बिठाया। सर हॉस्पिटल चले? उसकी पेशानी बांपते ड्राइवर ने पूछा, जो अब उसके चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर समझेंगे, उठा के लाया हूँ। परेशानी में मुंह से कहते वो उसे सहारा देकर ऊपर कर रहा था, जिसकी पलकों में जबनिश होने लगी थी। ड्राइवर ने हंसी कंट्रोल करते गाड़ी को जरा स्लो किया। खवा घर पहुंचने तक वो मुकम्मल तरीके से बेदार हो सके। अलबत्ता अपने मालिक के नकम्मे बेटे से वो सब वाकिफ थे। वह मुश्किल पलकों को वार करते उसने आंखें खोली, जहां वो परेशानी से मुसलसल उसकी गाल सहला रहा था। उसे देखते हल्की आवाज में शुक्र कहते उसने पानी की बोतल अफराह की तरफ बढ़ाई, जिसे बगैर चूं चरा के वो ले चुकी थी। चंद साने गुजरे थे जब वो ध्यान की आवाज उसकी समातों से गुजरी थी। मैं खा थोड़ी रहा था तुम्हें, अब अगर रोई तो खाई में फेंक आऊंगा। खुद को थोड़ा सीरियस करते उसने आहिस्ता से उसकी जानिब झुककर कहा, फिर उसकी समातों से अर्श की आवाज टुकराई। तो फेंक के जाएगा कहाँ बेटा? आवाज उसे कदरे सरगोशी नुमा रखी थी। क्या पता, ऊंची आवाज में कहता तो ड्राइवर और गार्ड जहां जेब साहब को बता देते। फिर तो उसे घर से निकाल ही दिया जाता। मारे बेबसी के वो बेचारी सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किए हुए थी। वो जितना प्यारा था उससे कहीं गुना ज्यादा उसका खून सुखा चुका था। इसी बात पर अफसोस करते उसने चेहरा एक बार फिर से ढक लिया। वो लोग अपनी सोसाइटी में दाखिल होने वाले थे, जहां एक नया दिन उनका मुंतजिर था। वो घर पहुंचते ही पहले ध्यान से मिलने गए, जहां जेब साहब के वार्न करने पर वो जल्द ही वापिस आ चुका था।
एक लंबे दिन के लंबे सफर ने उसे थका डाला था। वो थका हारा अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगा जब बीच लान के उसे जहांजेब साहब खड़े नजर आए। चश्मे उतारे वो आंखें छोटी किए उसे ही देख रहे थे, जिसका टेढ़ा मुंह एकदम से सीधा हुआ था। कहा नहीं था क्या जल्दी आने को? इन्होंने अबरू तने उसे देखते कहा, जो शरीफाना मुंह बनाए उन्हें देख रहा था। अभी तो 8 बज रहे हैं बाबा, मैं तो जल्दी ही आ गया, सिर्फ आधा घंटा। वो उंगलियों में वक्त गिनते हैरान आंखों से उन्हें देखने लगा। ओह अच्छा, सिर्फ आधा घंटा? इन्होंने बड़े ताज्जुब से कहते मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने की, जो इस वक्त 10 बजा रही थी। सफान ने मोबाइल में टाइम देखते लाउंज की घड़ी की जानिब इशारा किया, जो 8 बजा रही थी। बरखुदा, तुम अपने बाप को बेवकूफ बनाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने घड़ी का टाइम पीछे करते नहीं देखा था तुम्हें? जहांजेब साहब की गजदार आवाज सुनते उसने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगाई थी। उनका जलाद रूप में आना उसके लिए काफी नुकसानदा साबित होता था। अपनी बिला वजह की जिद की वजह से आजकल वो जहांजेब साहब से छुपता फिर रहा था, और वो भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। वह मुश्किल तकाज़दा वजूद के साथ उसने अपने कमरे में आकर सांस लिए, जबकि अगला इरादा फ्रेश होकर सोने का था। कमरे में दाखिल होते उसने उल्टे खड़े ही दोनों हाथों से दरवाजा बंद किया और खुद उसके पीछे दोनों हाथ टेक लगाकर खड़ा हुआ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अभी ही अंदर घुसते उसके सारे हिसाब क्लियर करेंगे। सर की पुष्ट को दरवाजे से लगाए दोनों आंखें मूंदे वो गहरे गहरे सांस अंदर खींच रहा था कि आवाज पर लेटी हुई अफरा बदक कर उठ खड़ी हुई। फिर उसे देखा, जो अजीब तरीके से खड़ा उसकी जानिब पुश्त की दरवाजे को घूर रहा था। मिनट की देर किए बगैर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। सफान पीछे मुड़ा तो किसी लड़की को कमरे में देखते घबरा कर पीछा हुआ। तभी ठा की आवाज के साथ वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। ये कौन थी? परेशान सी आवाज में उसने खुद को मुखातिब किया। उसका जहन उलझा पड़ा था। एक थकावट दूसरा जहांजेब साहब से रहाई। वो फिर इस सब से नहीं निकला था जब उसने किसी लड़की को अंदर बंद होते देखा। ओ याद आया, उसकी वजह से ही तो सर दुख रहा है। खुद ही याद आने पर वो थके से अंदाज में बेड पर बैठा और वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा। एक तो है इतनी छोटी, ऊपर से अजीब मखलूक है। पहले होश नहीं था और अब मुझे देखकर अंदर बंद हो गई है। नाक मुंह के डिजाइन बनाते सफान को अब तब चढ़ रही थी, जो आधे घंटे से अंदर थी या शायद सो चुकी थी। दिमाग का इस्तेमाल करते वो उठकर कमरे के दाखिली दरवाजे तक गया और खोलकर जोर से बंद करते खुद वॉशरूम के पास ही खड़ा हो चुका था। कमरे के दरवाजे की आवाज सुनते अफरान ने बाहर आने में ही बेहतरी जानी। शायद वो जा चुका था, इसलिए कुंडी खोलते वो आहिस्ता से सर बाहर निकाले देखने लगे। दाएं जानब ही गर्दन घुमाकर देखते वो बाहर निकली, जबकि दूसरी जानिब वो खड़ा उसे घूर रहा था। उसको देखते वो उछलकर पीछे हुई। उसे लगा शायद अब वो एक थप्पड़ लगाकर कमरे से दरबदर कर देगा, पर ये उसकी सोच थी। गंदे गंदे मुंह के डिजाइन बनाते वो वॉशरूम में खड़े होते ही पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर गया। आवाज इतनी बड़ी थी कि वो बमुश्किल अपने कानों के पर्दों की हिफाजत कर पाई थी। कुछ ही देर में वो ब्लैक ट्राउजर और शर्ट में गीले बाल तौलिए से रगड़ते बाहर निकला। वो अब तक इसी जगह बुत बनी खड़ी थी। हैडर से उसे देखते सफान ने तौलिया उछाल कर काउच पर फेंका और खुद मुंह बनाए बेड पर कूदने के से अंदाज में चढ़ा, और फिर आराम सुकून से तकिया ठीक करते ब्लैंकेट को खोलने लगा और दोनों आंखें बंद किए सोने के लिए तैयार था। बड़ी बड़ी आंखों को आंसुओं से बड़े वो उसकी कार्रवाई देखते रोने लगी थी। जब सू सू की आवाज पर वो झटके से सीधा हुआ, जो अब बकायदा चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने का शुगर फरमा रही थी। तुम्हें क्या हुआ है अब? वो सारी नींद साइड पर रखे उससे पूछ रहा था। आपको औरत जात की इज्जत करनी नहीं आती, वो रोते रोते ही उसे बता रही थी। मम, मैंने क्या किया है? वो अपने ऊपर लगाए अल्जाम पर उछल पड़ा था, और फिर उसके रोने में रवानी को देखते वो बेड से ही नीचे उतर चुका था। आपको शर्म नहीं आई किसी के कमरे में घुसते हुए? वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। हाँ, पर ये तो मेरा कमरा है। वो खासा बड़ा मुंह खोले उसे देखने लगा। तो क्या मैं घर से बाहर निकल जाऊं? वो हाथ की पूंछ से चेहरा साफ करते कहने लगी। मैंने ऐसा कब कहा? वो इस छोटे पैकेट को देखने लगा, जो वो मुश्किल उसके कंधों तक आती थी। ये आपका घर है ना, इसलिए रोब जाते हैं। जबरदस्ती निकाह करके ले आए हैं। मुझे पता है अब मुझे मारा भी करेंगे और कुछ। चुप कर जाओ लड़की, वाट एवर जो भी नाम है तुम्हारा। मैंने कब कहा तुम्हें कुछ? वो तंग कर उसे चुप करवा गया था, जो सिर्फ अपनी बोलती साथ ही रोए जा रही थी। हाँ, नाम भी नहीं आता मेरा। वो सूसू करते अब बुलंद आवाज में रोने लगी थी। देखो प्लीज चुप कर जाओ, क्यों मार पिटवाना चाहती हो मुझे?
وہ اب منت پر اتر آیا تھا، اسے اب اندازہ ہوا تھا بچے سنبھالنا کتنا مشکل تھا۔ اگر یہ بے ہوش ہو گئی تو کیا کرے گا سپان؟ کام کر، آج نیچے ہال میں سو جا۔ نہیں نہیں، صبح سب کو لگے گا میں ڈرپوک ہوں، گیسٹ روم ٹھیک رہے گا۔ خود سوچوں پر صدقے واری جاتے وہ بیڈ سے تکیا اٹھانے لگا۔ کمرے سے باہر جاتے اس نے ایک نظر اس روتی آفت پر ڈالی اور دروازے کے پاس رکتے اسے مخاطب کیا۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ روتی افرا نے اس کے ماتھے میں تکیا دیکھتے نہ سمجھی سے دیکھا۔ یعنی وہ جا رہا تھا؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے جواب نہ دیتا دیکھ کر اس نے غصے سے کہا جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی، 23۔ وہ مشکل اپنے رونے پر قابو پاتے افراح نے اسے جواب دیا تھا۔ ہوں میں سر ہلاتے وہ باہر نکل گیا، پھر ایک دم سے اس کے قدموں کو جیسے بریک لگی تھی۔ 23؟ او تیری، یہ تو پوری پھپھا کٹنی ہے، ایوی میں بچی سمجھ رہا تھا۔ اب ذرا ڈوکا دکھائیے۔ منہ میں ہی بڑبڑاتے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ اب یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہے نا؟